गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा आवाज आ रही सबको? प्लीज कंफर्म। गुड इवनिंग सर। आ रही है। आ रही है ना? हाँ चलिए जी तो सर। शेयर कैपिटल खत्म अब कंप्लीट फिर तो। अब तो कुछ पेंडिंग नहीं शेयर कैपिटल के अंदर, या कुछ रह गया अभी भी? सबने क्वेश्चन कर लिए, अभी पेंडिंग छोड़ रखे हैं तुम सबने? सर अभी भी है, थोड़े से है। खत्म कर लो भाई, पेंडिंग ना छोड़ो। हाँ जी सर, अब सर पेपर भी खत्म हो गया। बस ठीक है फिर। अब जल्दी से मैं फिर एक और टेस्ट रखूंगा इसके लिए, अब ध्यान रखना। तो अभी नया चैप्टर स्टार्ट करें फिर आज। और फिलहाल के लिए हमारा कंपनी का लास्ट चैप्टर भी होगा, क्योंकि अब रिडम्पशन और डिवेंचर तो है नहीं। तो जी हेडिंग डाल लीजिए अपने पास, इशू ऑफ डिवेंचर्स की। इशू ऑफ डिवेंचर्स। करें शुरू भाई? चलो प्लीज अब यहाँ देखो सबके सब। हमने अभी तक जो लास्ट चैप्टर खत्म किया वो इशू ऑफ शेयर्स का किया। अब ये इशू ऑफ डिवेंचर्स की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, कंपनी जो है वो कितने मार्क्स की आती है? 20 मार्क्स की। पहले लेकिन इसके अंदर 3 चैप्टर थे, मतलब पहले क्या मतलब, अभी इस साल के लिए भी 3 चैप्टर ही थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से जो हुआ उसमें अब चैप्टर रह गए 2। तो पहले इस 20 मार्क्स की वेटेज कुछ ऐसे थी, 12 4 4, या फिर कई बार 12 2 6 6 2, यानी कि ये करीबन 12 का था ही था। अब सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि अब रह गए हैं जी सिर्फ 2 चैप्टर। तो मेरे हिसाब से कम ये हो गया 14 का, और ये 14 से लेकर 16 का, और ये हो गया 4 से लेकर 6 का। 4 से लेकर 6 का कौन सा चैप्टर है? इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर 6 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं है। इशू ऑफ शेयर्स में बहुत कुछ है पूछने के लिए, तो वो वहां से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात करते हैं, प्लीज बहुत ध्यान से बात को सुनना। आपने बेटा कौन सी कंपनीज के लिए शेयर इशू किए थे? याद करो, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी? सर पब्लिक। पब्लिक कंपनी के लिए। पब्लिक कंपनी क्या करती थी? पब्लिक से पैसा लेती थी, यानी कि पब्लिक बेसिकली क्या कर रही थी? इन्वेस्ट कर रही थी, और कंपनी उसके बदले में उन्हें क्या दे रही थी? इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा, इस इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ एक और चीज भी मिलती थी, क्या? डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड अर्निंग होता है इनकम की तरह, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। जो इक्विटी शेयर होल्डर आप बन जाएंगे कंपनी के, वो। लेकिन अब हमारे पास बात है किसकी? डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स के केस में फिर से बेटा कौन सामने आएगी? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी किससे बात करेगी बेटा? पब्लिक से बात करेगी, और पब्लिक से फिर से इन्वेस्ट करवाएगी, और इन्वेस्टमेंट के बदले में कंपनी अब पब्लिक को, जो कि अब क्या बन गए होंगे? डिबेंचर होल्डर, उन्हें क्या इशू करेगी? डिवेंचर्स। डिबेंचर्स। और डिबेंचर्स के ऊपर होता है क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट पे करता है कौन किसको? कंपनी पब्लिक कंपनी को। पब्लिक को, बेसिक जो अब हमारे हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं। ये डिबेंचर जो होता है बेटा एक परसेंटेज होता है, हमेशा उसका एक अमाउंट परसेंटेज लिखा होगा, 5%, 10%, 11%, 12%। तो मैं अगर एक बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में बात बोलूं आपसे, तो सिंपल से वर्ड्स ये हैं कि डिबेंचर कंपनी के लिए, डिबेंचर कंपनी के लिए क्या है? एक लोन लायबिलिटी की तरह है। लायबिलिटी। कैसे है बेटा? एक लोन लायबिलिटी की तरह है, और मोस्टली कौन सी लायबिलिटी होती है? नॉन करंट लायबिलिटी। तो पब्लिक कंपनी के लिए डिबेंचर्स क्या है? एक नॉन करंट लायबिलिटी है, और जब भी आप पब्लिक से ऐसा पैसा लोगे, आपको उसके बदले में उन्हें क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसका एक टर्म, एक ड्यूरेशन होगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कुछ ऐसा टाइम। और उस टाइम के ड्यूरेशन में आप इन्हें इंटरेस्ट पे करोगे, हाफ ईयरली या एनुअली। और
जिस दिन वो टर्म खत्म हो जाएगा आपको डिबेंचर्स के पैसे भी वापस देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जी मैं कहता हूं कि मैंने पब्लिक से 5 लाख रुपए लोन के नाम पे लिए हैं, डिबेंचर्स के नाम पे लिए, और 5 लाख के ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ेगा उन्हें, इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल 10% का इंटरेस्ट है, तो मैं हर साल उन्हें कितना अमाउंट पे करूंगा इंटरेस्ट के नाम पे, 50,000। और जो ये पैसा मैंने लिया है ये मैंने 10 ईयर्स के लिए लिया है। 10 ईयर्स के बाद जब 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं 5 लाख भी इन्हें क्या कर दूंगा, रीपे कर रीपे। दूंगा। तो ये डिबेंचर्स की सिंपल सी कहानी है, डिबेंचर्स को हमें समझना है। काफी हद तक बोलूंगा, कम से कम बोलूंगा 70% ना ये बिल्कुल शेयर्स की तरह है। बट अच्छी बात ये कि ना इसमें फॉर फीचर है, ना इसमें कोई री इशू है, ना ही कोई इसमें प्रोआटा अलॉटमेंट के वो खतरनाक केसेस हैं। हाँ सिंपल प्रोआटा अलॉटमेंट तो है, क्यों, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन आएगी, ओवर सब्सक्रिप्शन आएगी तो आपको उसको दिखाना भी पड़ेगा। तो नॉर्मल केसेस तो आएंगे, लेकिन कोई इश्यू, फॉर फीचर, प्रोआटा अलॉटमेंट, स्पेशल केस, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुश्किल से हमारी 5 या 6 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। मैं चेक कर रहा था हमारी कंपनी की क्लासेस जो शेयर चैप्टर, शेयर कैपिटल में क्लास लगी है, 17 क्लासेस लगी हैं। 17 क्लासेस के अंदर हमारा आगे पूरा प्रॉपर तरीके से खत्म हुआ है, और इसके अंदर हमारी मुश्किल से 5 या 6 क्लासेस लगेंगी। क्वेश्चन इसमें भी काफी करने के लिए हैं आपके पास, लेकिन आपको समझना होगा इन चीजों का कि बेसिक बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, और आप सबसे पहले मैं को आपको एक चीज दिखानी है कि प्रेजेंटेशन क्या होती है इसकी। प्रेजेंटेशन ऑफ डिबेंचर इन बैलेंस शीट, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो याद है ना? हाँ जी सर। हम क्या बनाया करते थे बेटा बैलेंस शीट के फॉर्मेट के लिए? सबसे पहले सब पर्टिकुलर नोट्स बैलेंस शीट अमाउंट। था, पर्टिकुलर्स, यहां मैं नोट्स बना के दिखा रहा हूं, ऑल्दो जरूरत नहीं है खास अभी। अमाउंट, हेडिंग किस चीज की थी बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहला हेड किस चीज का होता है? सर इक्विटी शेयर किसका? बोलो, किसका होता है पहला हेड? सर इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कौन सा हेड है भाई? कहाँ सिखाया, कहाँ दिखाया तुम्हें ऐसा मैंने? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर हुआ करता था शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। उसके अलावा शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, सेकंड हेड था। और एक अगला हेड आता है एनसीएल, किसका? नॉन करंट लायबिलिटीज का। और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर भी 4 हेड हुआ करते थे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारा हेड था एलटीबी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 1। और इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर ही, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर ही आप क्या दिखाते हैं? परसेंटेज डिबेंचर्स। जो भी परसेंटेज डिबेंचर आपका इशू होगा वो यहां दिखाया जाएगा, उसी की वैल्यू को आप यहां शो करेंगे। ठीक है जी। बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही रेयर चांस है कि वो आपसे पूछेगा। एक टॉपिक आएगा जहां पर बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी, अदरवाइज बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसके बारे में बात करेंगे। नाउ अब बात करते हैं किसके बारे में, कि डिबेंचर्स के टाइप क्या होते हैं। आज का हमारा मोस्टली पार्ट इसको थ्योरेटिकल समझने में जाएगा, कुछ बातें प्रैक्टिकल समझ में आएंगी। बट सबसे पहले पहला पॉइंट, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, पहला डिबेंचर बेटा किसके पॉइंट से रखा गया? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा सिक्योरिटी का मतलब क्या लगता है बेटा? सिंपल सिक्योरिटी वर्ड का मतलब क्या होगा? नो रिस्क। नो रिस्क। सर कंपैरेटिवली कम रिस्क होगा। देखो जी, आपके पास दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। और अनसिक्योर्ड का एक और नाम है नेक्ड डिबेंचर्स। पहले सिक्योर्ड डिबेंचर्स की बात करेंगे, और मैं आपसे प्रैक्टिकल बात पूछता हूं। सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान सुनना। आप सब बच्चे इस वक्त ऑनलाइन बैठे हो, और मैं आपसे कहता हूं कि आप सब बच्चे मुझे 1-1 लाख रुपए दो, इन्वेस्ट करो मेरे पास, मैं इससे कहीं और इन्वेस्ट करूंगा और कमा कर लाऊंगा, आपको भी बांटूंगा। तो अगर आप मुझसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो और मैं आपसे 1 लाख रुपए आपसे इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूं,
तो आपके माइंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन से पॉइंट आएंगे कि इन्वेस्ट करें या ना करें, क्या सोच कर आप सर इन्वेस्ट करोगे? रिटर्न कितना आएगा उसमें? रिटर्न कितना आएगा सर, हमें कमाकर कितना मिलेगा, आप कितना इंटरेस्ट देने वाले हो, और कुछ? सर तो कब तक क्या मिलेगा? प्रूफ है कि कब तक मिलेगा? मैं बोलता हूँ जी 5 साल के बाद मिलेगा। और बोलो, और कुछ चाहिए सर माइंड क्या में? प्रूफ है कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट को लेकर तो डिबेंचर का देखो फिक्स होता है, मिलना ही मिलना है, मैं आपको दूंगा, चाहे मैं ना कमाऊं लेकिन आपको जरूर दूंगा। और सोचो, और सर आप सोचिए। फर्दर का इन्वेस्ट करोगे? आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, वो मेरा काम है, मैंने आपको कमा कर देना, फिक्स मिलना ही मिलना है। आपको क्या टेंशन है इस बात से कि मैं कहीं भी लगाऊं? और सोच के देखिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या चीज का मतलब है। एक तो रिटर्न सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सर कितना कमा कर मिलोगे, हमें हमें कितना मिलने वाला है। सर डिबेंचर का प्राइस बढ़ता है? नहीं, डिवेंचर्स की कोई ट्रेडिंग ऐसे खास सच नहीं होती है, तो वो जितने प्राइस पे इशू होता है उतने पे रिडीम होता है, वापस उतने में जाता है। और सोचो, कुछ सोच नहीं पा रहे हो अभी भी आप, उस पॉइंट को सोचना है। आया कुछ माइंड में? किसी के कुछ माइंड में आ रहा है बेटा? दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि सर जो पैसा आप हमसे 1 लाख रुपए ले रहे हो, इसकी सिक्योरिटी क्या है? 1 लाख रुपए आप डूब गया, आप लेके भाग गए, तो हमारे पास क्या बचेगा? समझे बात को? सर वो बोला तो था, आपने कहा कि गारंटी है डिवेंचर की केस में, Yes, तो आपको sir. दूंगा ही क्या दूंगा। चीज? सर आप हमने बोला था तो आपने बोला कि वो तो गारंटी है, अगर मैं ना भी कमाऊं तो भी दूंगा तुमको। Yes, वो sir. इंटरेस्ट के लिए बोला था मैंने, वो मैंने इंटरेस्ट के लिए बोला था कि इंटरेस्ट को मैं कमा कर दूंगा आपको। मेरा पॉइंट है जो 1 लाख का अमाउंट है जो आपने मुझे दिया, उसकी सिक्योरिटी क्या है? एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो क्या बैंक के पास कोई एसेट मोर्टगेज करते हो? Yes, sir. हाँ जी मोर्टगेज सर। करने का मतलब क्या? गिरवी रखना, सिक्योरिटी की तरह। तो यहां पर सिक्योर डिबेंचर्स का मतलब भी क्या हुआ कि अगर कंपनी कोई डिबेंचर इशू कर रही है तो सामने वाला पर्सन पैसा देने से पहले क्या पूछता है कि भाई कोई सिक्योरिटी है तेरे पास? तुझे आज पैसे दे दिए और तू कल को पैसे लेके भाग गया तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन के केस में हम बैंक के पास क्या करते हैं, कोई प्रॉपर्टी दे देते हैं कि बैंक की प्रॉपर्टी है, अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो मेरी प्रॉपर्टी को बेच देना। आई बात समझ में? तो यहां पर भी सिक्योर डिबेंचर्स का मतलब यही है कि हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे डिबेंचर के अगेंस्ट। अगर मैंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी तो इसका मतलब वो सिक्योर डिबेंचर्स हैं, और मैंने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी तो वो कैसे डिबेंचर हो जाएंगे? अनसिक्योर्ड Unsecured. डिबेंचर। Unsecured debentures. बात समझ में आई? Yes, sir. तो बेटा सिक्योर डिबेंचर्स का मतलब यहां पे मैं क्या लिखना चाहूंगा? डिबेंचर्स इश्यूड टू पब्लिक अगेंस्ट एनी। बेटा मोस्टली सिक्योरिटी किस फॉर्म में होती है? टैंजिबल एसेट, टैंजिबल सिक्योरिटी, कोई टैंजिबल एसेट की सिक्योरिटी होगी। एंड यहां पर क्या होगा बेटा? डिबेंचर इश्यूड टू सिक्योरिटी विदाउट, इश्यूड टू सिक्योरिटी नहीं, इश्यूड टू पब्लिक विदाउट एनी सिक्योरिटी ऑब्लिक एसेट। कोई गारंटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं है। अब ऐसा मोस्टली कब होता होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, मैं रिलायंस की बात करता हूं, तो क्या लगता है रिलायंस सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करता होगा या अनसिक्योर्ड? Sir, unsecured. अनसिक्योर्ड। रिलायंस का तो मेरा नाम ही काफी है, आप टेंशन ना लो, आपके पैसे मिल जाएंगे। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। आई बात समझ में? तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, अच्छा एक बात बताना, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में किसका रिटर्न ज्यादा होना चाहिए? सर अनसिक्योर्ड का। अनसिक्योर्ड का। जहां पे आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो वहां पे रिटर्न ज्यादा मिलेगा आपको। ऑल्दो हमारा इस चीज से ऐसा कोई लेना देना है नहीं, बट हाँ आपका एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वर्ड आपने याद रखना है नेकेड डिबेंचर्स का, कि भाई अगर कोई सिक्योरिटी नहीं है तो वो नेक्ड डिबेंचर्स हैं, जहां पर आपने कोई बिना एनी गारंटी, बिना एनी सिक्योरिटी अपने डिबेंचर इशू कर दिए हैं। ठीक है जी। अच्छा अब पॉइंट ये है कि इसके अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक फिक्स चार्ज और एक फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज बहुत ध्यान से देखना बेटा। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में डिबेंचर्स एक हैं 9% वाले 5 लाख रुपए के,
एक है 10% डिबेंचर जो है 10 लाख रुपीस के। ये 9% वाले सिक्योर्ड अगेंस्ट बिल्डिंग है। बेटा बिल्डिंग की वैल्यू है 7 लाख रुपए। उसके अलावा हमारे पास मशीनरी है 6 लाख। उसके अलावा हमारे पास फर्नीचर है 8 लाख। उसके अलावा हमारे पास लैंड है 3 लाख। और ये जो 10% वाले हैं ये सिक्योर्ड अगेंस्ट फ्लोटिंग चार्ज लिखा है। ये जो ये वाला है बिल्डिंग चार्ज के अगेंस्ट लिखा हुआ है। प्लीज बहुत ध्यान सुनना बेटा। 9% डिबेंचर 5 लाख। लोन कितने का, उधार कितने का है? 5 लाख का। किसके अगेंस्ट सिक्योर्ड है? बिल्डिंग के अगेंस्ट। जब बिल्डिंग के अगेंस्ट सिक्योर्ड है 7 लाख रुपए के, तो एक बात बताओ, पहली बात तो मैं पैसे रीपे कर दूंगा, तो क्या सामने वाला मेरी बिल्डिंग को हाथ लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। सर नहीं लगा पाएगा। नहीं लगा पाएगा। अच्छा, अगर मैं पैसे रीपे नहीं कर पा रहा हूं तो क्या वो मेरी बिल्डिंग को हाथ लगा सकता है? हाँ जी सर। चलिए, उसने बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया, कह रहा बिल्डिंग को ऑक्शन करूंगा, बेचूंगा, नीलाम करूंगा। बिल्डिंग बेच के मिले 4 लाख रुपए। उसको कितने पैसे लेने थे? सर 5 लाख। 5 लाख रुपए। क्या उसकी पूरी पेमेंट हो गई? नहीं सर। उसकी कितनी पेमेंट बच गई? 1 लाख। 1 लाख। बेटा क्या उसकी बैलेंस पेमेंट के लिए वो मेरे मशीनरी, फर्नीचर या लैंड को हाथ लगा सकता है या नहीं लगा सकता? नहीं लगा सकता सर। सर नहीं। नहीं लगा सकता। नहीं क्यों? लगा सकता। क्योंकि उसका राइट जो था वो सिर्फ सिर्फ किसके ऊपर था? सिर्फ बिल्डिंग पे था। इसका मतलब उसका राइट फिक्स था बिल्डिंग के ऊपर। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी सर। और अब यहां क्या लिखा है? Yes, sir. सिक्योर्ड अगेंस्ट फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब फ्लोट समझते हो? फ्लोट कर रहा है मतलब शिफ्ट हो रहा है। सर किसी एक फिक्स्ड पे राइट नहीं है, किसी सब एक पे फिक्स ही पे है। राइट नहीं है, सब पे राइट है। लेकिन सबका मतलब बिल्डिंग पे नहीं, इन तीनों पे राइट है। ये फ्लोटिंग चार्ज में आएगा। और ये बिल्डिंग किस में आएगा? आपका फिक्स चार्ज के अंदर। बोलो जी, बात समझ में आती है? Yes, sir. तो अगर आपके पास सिक्योरिटी है तो आपने से अगर सिर्फ बिल्डिंग के अगेंस्ट डिबेंचर इशू किए हैं तो बिल्डिंग के अगेंस्ट आपका सिर्फ फिक्स राइट है। आप दूसरे डिबेंचर, दूसरे एसेट को हाथ भी नहीं लगा सकते। अच्छा एक बात बताओ, इसके बाकी 1 लाख की पेमेंट होगी या नहीं होगी? सर नहीं होगी। सर नहीं होगी। होगी। 1 लाख छोड़ देगा बंदा सामने वाला, बट वो पैसा अब सिक्योर्ड नहीं है, अब वो पैसा अनसिक्योर्ड है। वो पैसा कैसा हो गया? अब अनसिक्योर्ड। इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं है। पैसे कंपनी के पास बच गए, अगर कंपनी डूब रही है, कंपनी के पास पैसे बच गए तो आपके 1 लाख मिल जाएंगे। अगर कंपनी डूब गई, पैसे नहीं बचे, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। सर अगर यही प्रॉफिट पे बिकती बिल्डिंग तो बेटा मैं मैक्सिमम 5 लाख ही निकाल सकता हूं, बाकी पैसे मुझे बिल्ड कंपनी को वापस करने पड़ेंगे। ओके सर। ठीक है ना भाई? देखो, आपको अपने 5 लाख मिलने हैं, जितने की सिक्योरिटी है उससे आपके पैसे कवर हो गए तो आप शांत हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पैसे पूरे नहीं मिले तो आप सिक्योर्ड वालों से हट कर जाकर पीछे लग जाओगे लाइन में अनसिक्योर्ड वालों के साथ। लाइन कैसे लगी होती है? लाइन ऐसे लगी होती है। सबसे पहले जो पर्सन खड़ा है वो कौन है? फिक्स चार्ज वाला, जिसको पता है जी मेरे पैसे तो पक्का मिलने ही मिलने हैं। फिर उसके पीछे कौन खड़ा होता है? फ्लोटिंग चार्ज वाले, जिनको पता है उसका नंबर फिक्स वालों के बाद आएगा। उसके बाद लाइन में कौन लगा होता है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर अगली बारी किसकी होती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और देन फाइनली अगली लास्ट बारी किसकी होती है? इक्विटी शेयर होल्डर की। तो अगर यहां पर आपने अपने पूरे पैसे ले लिए तो ठीक, वरना आप जाकर लाइन में इसके साथ खड़े हो जाओगे, भाई अनसिक्योर्ड वाले थोड़ा साइड हो जा, मेरे पैसे ही बचे हैं, मैं भी लाइन में आ रहा हूं। फ्लोटिंग वाला अपने पैसे लेके निकल जाएगा। अगर उसके पैसे भी कम पड़ जाते हैं तो वो भी कहां पहुंच जाएगा? साथ में अनसिक्योर्ड वाले के पास। और अगर अनसिक्योर्ड तक आते आते पैसे खत्म हो गए तो क्या लगता है प्रेफरेंस और इक्विटी वालों को मिलेगा कुछ? नहीं सर। नहीं। अगर बचेगा तो उन तक पहुंचेगा, नहीं बचेगा तो पहले ही खत्म हो जाएगा। सर बताइए जी। अनसिक्योर्ड में पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी जो फिक्स्ड और वो सारे एक है बेटा, वो सारे फिर बराबर है, एक सब बराबर है। फिर उसके बाद
एक बार आपकी सिक्योरिटी खत्म, फिर आप हमारे लिए अनसिक्योर्ड एक जैसे ही हो, सारे के सारे जैसे मर्जी आओ आप चाहे फिर। ओके सर। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई आप सबको? यस सर। तो जी फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज क्लियर है? यस सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही सर। सर बिल्कुल नहीं आ रही आपकी वॉइस। अब आवाज आ रही है बेटा? यस सर अब आ रही है। यस चलिए, सर। तो मैं अब आ दोबारा गया। से बोलता हूँ बेटा एक बारी कुछ बातें आपके सामने। मैंने बोला कि सेकंड पॉइंट मेरा शुरू हो रहा है। सेकंड पॉइंट मेरा किसके बारे में बात करता है? रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करता है। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी दो चीजें हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स और इररिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स और इररिडीमेबल डिबेंचर्स, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आज डिबेंचर इशू किया और मैंने आपको बोला कि मैं आपको पैसे 5 साल के बाद दे दूंगा या 10 साल के बाद दे दूंगा, तो टाइम फिक्स्ड, टाइम इज फिक्स्ड फॉर रिडम्पशन। टाइम इज फिक्स्ड फॉर रिडम्पशन। टाइम फिक्स कब होगा? इन बिगिनिंग या फिर एट द टाइम ऑफ इशू। एट द टाइम ऑफ इशू मतलब मुझे टाइम बताना ही पड़ेगा कि इस टाइम पे मैं इशू कर रहा हूं और इतने टाइम के लिए कर रहा हूं। क्या मैक्सिमम टाइम कुछ होता है? यस, मैक्सिमम टाइम होता है। मैक्सिमम टाइम है आपका इशू करने का, सॉरी रिडीम करने के लिए। मैक्सिमम टाइम जी 10 इयर्स। यानी कि आप कोई भी डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितने साल में वापस करना पड़ेगा? 10 इयर्स। 10 इयर्स में। 20 इयर्स भी दिया है, लेकिन इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, क्या मतलब हुआ इस बात का? कि आपको 10 साल में पैसे वापस करने पड़ेंगे हर हाल में। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करते हैं, आप ऐसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करती है, तो आपको 20 साल तक का टाइम अलाउड है। आप 20 साल के बाद पैसे वापस कर सकते हैं इशू करने के बाद से। बात समझ में आई? बोलो जी, कोई दिक्कत? और इररिडीमेबल डिबेंचर कौन से बेटा? नो टाइम पीरियड इज फिक्स्ड। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? पैसे वापस कब करने हैं? सर कोई फिक्स टाइम पीरियड कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो इसको बेटा पहले तो एप्लीकेबल था ऐसा, लेकिन जब से
कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसने मना कर दिया कंपनीज कैन नॉट इशू irredeemable debentures। इसका मतलब कि अब ऐसे डिबेंचर इशू होते ही नहीं है। सिर्फ कौन से वाले होते हैं बेटा? रिडीमेबल वाले। उसमें भी टाइम पीरियड फिक्स होता है। अगर टाइम पीरियड फिक्स नहीं भी किया है आपने तो इन दैट केस 10 और 20 ईयर से ऊपर का हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई? हाँ जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? बेटा ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, ये कॉपी में आपने लिखना है और बाद में बुक से पढ़ भी लोगे तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। लेकिन पढ़ना जरूर है, ये 1 मार्कर पॉइंट होता है, बाद में आप थ्योरी के पीछे भागते रहते हो। सब कॉपी में लिखवाई हुई है, जितनी कॉपी में लिखवाई हुई है इसके अंदर सब कुछ कवर हो गया ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से ध्यान देना कि पढ़ना जरूर है बाद में जब भी रिविजन करोगे। थर्ड बेटा रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान सुनना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सब मेरे पास पढ़ रहे हो तो आप सबकी फीस मेरे पास आती है, तो क्या हमने कोई रिकॉर्ड बना रखा होगा या नहीं बना रखा होगा? बना रखा होगा सर। बना रखा होगा। तो ऐसे ही अगर पब्लिक कंपनी को पैसा दे रही है तो क्या कंपनी ने रिकॉर्ड बना रखा होगा नहीं बना रखा होगा? बना रखा होगा। बना रखा होगा। तो कंपनी ने अपने पास ऐसे लोगों के लिए बोला जो जिन लोगों के पैसे आ रखे हैं वो मेरे पास हैं कौन से? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब जिनका नाम, जिन डिबेंचर होल्डर्स का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में आ चुका है। नेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स रजिस्टर्ड अंडर रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। अब आप कहोगे सर सबका नाम ही आना चाहिए, ऐसा कैसे होता है किसी का नाम ना आए? अगर आप पहली बार डिबेंचर लेने जाओगे तो क्या आपका नाम रजिस्टर के अंदर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। यानी कि फर्स्ट टाइम जब भी कोई डिबेंचर लेता है उसका नाम रजिस्टर्ड डिबेंचर की तरह रजिस्टर्ड होता है। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि भैया हमने इस डिबेंचर होल्डर से इतने पैसे लिए हैं, इतना पैसा, इतना इतना टाइम है, इसको इतना इंटरेस्ट जाता है, ये यहाँ रहता है, इसका फोन नंबर, सब बेसिक डिटेल उसके अंदर लिखी जाएंगी। लेकिन पॉइंट ये है कि एक पर्सन आया मेरे पास, कंपनी के पास आया ए कहता है जी मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए थे। मैंने कहा हाँ ठीक है, दिक्कत क्या है? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मैंने कहा 5 साल का टाइम दिया था, अभी तो वापस नहीं कर सकता। कि मेरे को तो बहुत जरूरत है, आप मुझे 1 लाख वापस कर दो। मैंने उन्हें बोला, कंपनी ने बोला कि एक काम करो, आपका एक और दोस्त भी साथ आया था। मैंने कहा हाँ, उसको ये 1 लाख की डिबेंचर शिफ्ट कर दो, उससे 1 लाख रुपए ले लो। क्या लगता है डिबेंचर ट्रांसफर हो सकते हैं नहीं हो सकते? सर हो सकते हैं। हो सकते हैं भाई। ए को जरूरत है, ए कह रहा है मैं 5 साल रुक नहीं पाऊंगा, तो ए ने कहा बी को ट्रांसफर कर देते हैं। कंपनी कहती है मुझे क्या दिक्कत है, कर लो जी, मेरे को तो 1 लाख रुपए 5 साल के बाद देना है, जिस मर्जी को दूं, जो मेरे पास आएगा उसको पेमेंट कर दूंगा मैं। लेकिन एक बात बताओ, जब ए ने बी को ट्रांसफर किया तो क्या ये बात कंपनी को बतानी चाहिए कि भाई अब ए के पास डिबेंचर नहीं है, बी के पास जा चुके हैं? सर नहीं सर, वो पेपर होगा क्या सर, फर्क पेपर। पड़ता है? हाँ जी बेटा बताओ। सब बतानी चाहिए। बतानी चाहिए कि भाई ए अब मालिक नहीं रहा उस 1 लाख का, अब मालिक कौन बन गया है? बी, क्योंकि ए ने बी से पैसे ऑलरेडी ले लिए हैं। चलो जी, ए और बी दोनों किसके पास गए? कंपनी के पास गए और कहा जी अब रजिस्टर से ए का नाम काट दो, बी का नाम आएगा। कंपनी ने चेंजेस कर दिए। अब 10 दिन के बाद बी आ गया कि जी मैंने सी को बेच दिए। फिर थोड़े दिनों के बाद सी आ गया कि मैंने डी को बेच दिया, डी ने ई को बेच दिया। इन्होंने तो काम बना लिया रोज का, और रोज कंपनी में आके बैठ जाते हैं कि हमारे नाम से चेंज कर दो, हमारे नाम से चेंज कर दो। तो कंपनी ने बोला कि अगर ऐसा आपको करना है, जो रेगुलर अपने डिबेंचर्स को अपने पास नहीं रखना चाहते, तो उनके लिए हम ऐसे डिबेंचर इशू करते हैं जैसे एक चेक होता है, याद है आपको चेक है, बेरर चेक? हाँ जी सर। इसी तरह से बेरर डिबेंचर्स भी होते हैं। बेरर डिबेंचर्स का मतलब है, जैसे बेरर चेक होता है किसी का नाम नहीं लिखा होता, जो जिसके पास जिसके हाथ में चेक है वो चेक का मालिक है। ऐसे ही बेरर डिबेंचर हैं, जिसके हाथ में चेक होगा हम उसी को ऑनर मान लेंगे। इट इज ट्रांसफरेबल
सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी तो ऐसे ही होते हैं। नहीं, उसमें बेटा नाम होता है। इट इज ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। सिर्फ आपने एक दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, हमने मान लिया जी भी सामने वाला ऑनर बन गया, बट जिस दिन पैसे मिल रहे होंगे जो उसको लेकर आएगा हम उसी को पैसे देंगे। आपका नाम हमारे रजिस्टर्ड में सिर्फ उसी का होगा जो सबसे पहले ए बंदा था, ए। अब उसने आगे बी को दिया, सी को दिया, डी को दिया, एफ को दिया, जी को दिया, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे पास आएगा ना मैं उसको पैसे दूंगा। यानी कि ए ने फर्स्ट टाइम पे कौन सा डिबेंचर इशू करवाया होगा? बेरर डिबेंचर, कि भाई मुझे बेरर डिबेंचर दो, मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं डिबेंचर किसी को बेच दूंगा। तो बेरर डिबेंचर वो होते हैं जो कि इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं बाय मेयर डिलीवरी। इसके अंदर आप फिर रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू में रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं रखते हो, जो लेकर आता है उसको इंटरेस्ट मिल जाता है या फिर रीपेमेंट में पैसे मिल जाते हैं। बोलो जी, कोई दिक्कत इस बात से? नो सर, क्लियर है। क्लियर है यहां तक की बात? यस सर। चलिए बेटा फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में दो पार्ट हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी डिबेंचर्स, और बी कौन सा है बेटा? सेकंड प्रायोरिटी डिबेंचर्स। बेटा एक बात सुनो, आपके पास 50 लाख रुपए की बिल्डिंग है, आपको 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, आपने डिबेंचर इशू कर दिए। 50 लाख की बिल्डिंग को फिक्स चार्ज में रखकर, कोई दिक्कत? 10 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए और फिक्स चार्ज में किया है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, नहीं अब सर। आपको और 15 लाख की जरूरत पड़ी, आपने और डिबेंचर इशू कर दिए, क्या मैं इसको रख सकता हूं गिरवी या नहीं रख सकता? सोचिए सर नहीं रख सकते। बेटा। क्या मेरे पास 10 लाख में से 50 लाख एक्सेस वैल्यू पड़ी है या नहीं पड़ी है? बोलो, बढ़िया सर। क्या 15 लाख की सिक्योरिटी भी इस 50 लाख में कवर हो सकती है? यस सर। आराम से कवर हो सकती है। भाई मैंने 10 लाख के एसेट के लिए 50 लाख की एसेट गिरवी रख रखी है, अब मुझे 15 लाख का लोन और लेना है और कोई एसेट है नहीं, तो 50 लाख का भाई 40 लाख तो एक्सेस ऑलरेडी पड़ा है। और सर अगर बट लेकिन इनकी वैल्यू भी तो इन डिक्रीज हो सकती है, तो क्या कितनी हो पता जाएगी? दोनों की पेपर ना। 50 लाख की चीज 20 लाख की तो रहनी जाएगी, 50 लाख से 48 की हो जाएगी, 45 की हो जाएगी, 40 की हो जाएगी, और हद मार लो 30 की हो जाएगी, तब भी तो 10 और 15 25 ही है। आई बात समझ में? और अब मैं आपकी बात मानता हूं, चलो आपकी बात मैंने मान ली। सानिया कहती सर अगर सर इसके मान लो सिर्फ 20 लाख ही मिले बेचकर एसेट को, तो अब मुझे बताओ पहले पेमेंट किसकी करूं, ए की या फर्स्ट वाले की या दूसरे वाले की? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाले की, क्योंकि उसके पास क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट इश्यूड, फर्स्ट रीपेड। तो यानी कि 20 में से 15 10 इसके पास चले जाएंगे, इसे कितने मिलेंगे? अब 15 पूरे मिल सकते हैं, 10 मिलेंगे? 10 सर 10 मिलेंगे। तो जी सेकंड इश्यू, सेकंड रीपेमेंट। सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई जब जो पहले इशू होगा उसकी पहले रीपेमेंट होगी। अगर एसेट की वैल्यू कम पड़ भी गई है, अच्छा मान लो सिर्फ एसेट के 8 लाख ही मिलते तो क्या होता? सर फिर फर्स्ट वाले को ही मिलता, फर्स्ट वाले second कोई 8 को लाख कुछ नहीं मिलते, मिलता। फर्स्ट वाले कोई 8 लाख मिलते, इसका मतलब बाकी वालों की पेमेंट नहीं होती या तब भी होती पेमेंट? नहीं होते सर। पेमेंट तो होगी लेकिन अनसिक्योर्ड में होगी, फिक्स में नहीं होगी। इस प्रायोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो पाएगी। प्रायोरिटी के लिए पैसा चाहिए, वो खत्म हो चुका है, तो आपकी पेमेंट अब होगी जरूर, लेकिन वो अनसिक्योर्ड की तरह होगी। अब वो आप सिक्योर्ड वाला काम खत्म हो गया आपका। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं?
नहीं सर। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, मैंने आपको शेयर के टाइम पे ही पूछा था आपसे, मैं आपसे फिर पूछता हूं। कंपनी है बेटा, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर और एक डिबेंचर। बेटा आप किस फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहोगे, इक्विटी में, प्रेफरेंस में या डिबेंचर में? मैं याद दिला दूं आपको, डिबेंचर में फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। इसमें फिक्स परसेंटेज डिविडेंड होता है, प्रॉफिट होगा तो मिल जाएगा, लॉस होगा तो फ्यूचर में देखेंगे। अगर इस साल लॉस है तो फ्यूचर में देखेंगे कमा रहे नहीं कमा रहे, शायद मिल जाए शायद ना मिले। इक्विटी शेयर कैपिटल में अगर लॉस हुआ तो नहीं मिलेगा, लेस प्रॉफिट हुआ तो जितना लेस है उतना मिलेगा, हाई प्रॉफिट हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो हाई भी मिलेगा। यानी कि फिक्स कुछ नहीं है, ज्यादा भी कमा सकते हो, नुकसान भी हो सकता है। आप बताओ आप किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे? सर वो कंपनी पे Equity। डिपेंड करेगा। आप सोचो, आप इन्वेस्टर हो, कंपनी तो आपके सामने पूरी डिटेल दे रही है। ये लो मैं आपके सामने अंदाजा रख देता हूँ, ये लो, ये 12% देगा, ये 13% देगा, ये जी जीरो से, जीरो क्यों, ये तो लॉस से लेकर 25% तक दे सकता है, लॉस भी हो सकता है लेकिन। आप बताइए। सर इक्विटी। इक्विटी यानी कि आप लॉस के लिए भी रेडी हैं? यस सर। सर और- कंपनी की गुडविल अच्छी है तो इक्विटी, नहीं तो डिबेंचर। बेटा नई नई कंपनी है, बिल्कुल फ्रेश कंपनी है, आज पहली बार इश्यू नई मार्केट में आई है। डिबेंचर। अब डिबेंचर मतलब कि आपके सामने एक ऑप्शन क्या है, मैंने आपको उस टाइम पे ही बोला था एक बात का कि भाई डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर, इन्वेस्टर क्या चाहता है। अगर इन्वेस्टर रिस्क लेना नहीं चाहता तो वो डिबेंचर प्रेफर करता है, और अगर कहते इन्वेस्टर कहता है जी मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, इस कंपनी का अभी बुरा हाल हो सकता है, शायद फ्यूचर में बहुत अच्छी कंपनी हो जाए, तो वो इक्विटी पे प्रेफर करता है। और अगर वो मीडिएटर है, उसे कहता है कि टेंशन नहीं लेनी है, अच्छा कमाएंगे भी और मालिक भी। देखो इक्विटी वाला कौन है, मालिक है, डिबेंचर वाला कौन है, लोन वाला है। ये आधा पार्ट कर रहा है, ये कह रहा है अच्छा कमाने का मौका भी मिल रहा है और थोड़े बहुत राइट भी मिल जाते हैं। तो हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उसे किस में इन्वेस्ट करना है। लेकिन यहां पर कंपनी क्या प्रेफर करना चाहेगी, मुझे एक बात बताओ, इक्विटी, प्रेफरेंस या डिबेंचर? कंपनी क्या चाहेगी कि सामने वाली पब्लिक क्या ले? डिबेंचर। सोचिए। इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर क्यों? क्योंकि इनिशियली जब कंपनी कमाना शुरू करती है तो इतने अच्छे प्रॉफिट नहीं होते, कम होते हैं, और डिबेंचर होल्डर वालों को तो देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो मुंह खोले खड़े रहेंगे भी हमें पैसे दो, हमारे पैसे दो, इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो कंपनी चाहती है कि इक्विटी वाले आ जाए पिक्चर के अंदर ज्यादा लोग। लेकिन लोग ज्यादा क्या प्रेफर करते हैं, डिबेंचर। फिर जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो, लेकिन सर वही ना, कंपनी को तो जितना भी होगा थोड़ा बहुत उसके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं फिर शुरू में भी, हाँ अगर तो इक्विटी। इक्विटी वाला शुरू में नुकसान उठाता ही है, इक्विटी वाला शुरू में नुकसान उठाएगा, बट वो एक क्या फोरकास्टिंग है कि भाई अभी नुकसान है लेकिन फ्यूचर में कंपनी की अगर फ्यूचर अच्छा है तो बहुत अच्छा कमाने का मौका भी मिलेगा। तो ये तो सब गैम्बलिंग है कि भाई कंपनी का फ्यूचर कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। तो अब यहां पर कंपनी ने क्या करा, दो तीन तरह के ऑप्शन निकाले। ऑप्शन क्या निकाले? उन्होंने कहा कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू, हम आपके लिए ऐसे डिबेंचर इशू करते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इन फ्यूचर आप डिबेंचर्स को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, इक्विटी शेयर में या फिर प्रेफरेंस शेयर में। हम आपको ऐसे डिबेंचर इशू कर देते हैं कि 3 साल बाद आना, आज फिक्स ले लो, लेकिन 3 साल बाद आकर आप हमारे डिबेंचर होल्डर से इक्विटी शेयर होल्डर बन जाना। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब ऐसा कंपनी कब करती होगी सोचो। अभी आप लोगों ने मोस्टली किसके बारे में बोला कि सर डिबेंचर होल्डर चाहिए, लेकिन मान लो कंपनी के इतने बुरे हालात हैं, लोग डिबेंचर लेने को भी तैयार नहीं है, तो कंपनी ने क्या एक लालच दिया कि एक काम करो, आज फिक्स ले लो, 2-3 साल के बाद कंपनी के अच्छे हालात होंगे तो मैं आपको मालिक बना दूंगी, इक्विटी शेयर होल्डर दे दूंगी। तो अब आपका इंटरेस्ट आया कि हाँ चल शुरुआत में तो नुकसान भी है, हमें तो इंटरेस्ट मिल ही जाएगा, और 3 साल बाद जब कंपनी अच्छा कमाना शुरू कर चुकी होगी तो हम इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे, तब ज्यादा और अच्छा कमा लेंगे।
आई बात समझ में? हाँ जी सर। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यू किए जाते हैं कि आप किसी तरह से जो पार्टी में जो जो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं उन्हें किस तरह से कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मना लो। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास 1000 डिबेंचर हैं, कंपनी ने बोला जी सिर्फ 20% ही कन्वर्ट होगा, सारा कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर बोले जाएंगे। यानी कि 1000 का 20%, यानी कि 200 ही डिबेंचर आप कन्वर्ट करा पाएंगे, सारे डिबेंचर आप कन्वर्ट नहीं करा सकते। तो जितना आप कन्वर्ट कराएंगे उतना ही आपका बोला जाएगा पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। और अगर आपके 1000 के 1000 कन्वर्ट हो सकते हैं तो बोलेंगे फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और बेटा ये क्या मतलब हुआ इसका, देखो नाम पढ़ के आप समझ जाएंगे। सर अगर वो 3 साल बाद जो डिबेंचर होल्डर है वो नहीं चेंज करवाना चाहता बिकॉज कंपनी लॉस में है, तो कंपनी फोर्स तो नहीं कर सकती ना? बेटा देखो, अगर आपने एक बार एग्रीमेंट साइन कर दिया कन्वर्टेबल डिबेंचर का, कंपलसरी कन्वर्टेबल है, तो फिर आपको कन्वर्ट कराने पड़ेंगे। वो वो तो ऑप्शन नहीं होता ना ना हमारे ना, पास देखो कि वो तो हम नहीं डिपेंड करवा करता है सकते। एग्रीमेंट कैसा है। मैं क्या बोला ने, कंपलसरली कन्वर्टेबल डिबेंचर ऐसे भी होते हैं, सीसीडी, कंपलसरली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है जी आपको कन्वर्ट कराने हैं नहीं कराने हैं, करवाने हैं तो आ जाओ, नहीं करवाने तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसमें कुछ और कंडीशन लगा दी जाती हैं। और बेटा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कैसे होंगे? कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? which cannot be converted into equity share capital, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एटसेट्रा, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। आई बात समझ में? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है सबको? यस सर। कनेक्शन आई थिंक मेरे ख्याल से कनेक्शन चला गया था शायद। अब सबको आवाज आ रही है ना प्रॉपर? यस सर अब आ रही है। चलिए, तो जी ये हमारा फिफ्थ पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हुआ, कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू, कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से। और सिक्स लास्ट सर पॉइंट ऑफ नॉन व्यू है, कन्वर्टेबल दोबारा बता दो, बेटा आपकी कन्वर्ट आवाज नहीं में। हो सकते। आपका एक बार डिबेंचर इशू हो गया, डिबेंचर ही रहेगा, फिर बाद में पैसा ही वापस मिलेगा। आप इक्विटी शेयर में या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं करा सकते। बेटा कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। दो तरह के होते हैं बेटा, फिक्स कूपन रेट डिबेंचर। जो डिबेंचर इश्यू होते हैं वो हमेशा फिक्स रेट के साथ इश्यू होते हैं। फिक्स रेट मतलब फॉर एग्जांपल यहां लिखा है जी 10% डिबेंचर, तो जी 10% फिक्स रहेगा, चाहे कंपनी कमाए या ना कमाए 10% आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसमें भी ना थोड़ी बहुत प्रैक्टिकलिटी है, थोड़ा समझना होगा आपको। अब आप सोच के देखना मुझसे बहुत ध्यान से, मैं आप सब लोगों से बोल रहा हूं 1-1 लाख रुपए बेटा इन्वेस्ट करो, तो आप कह रहे हो सर रिटर्न कितना दोगे? मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं आपको ना फर्स्ट ईयर है मैं आपको 7% कमा कर दूंगा,
मंदी का टाइम है, वैसे ही लॉकडाउन था, तो 7% मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा इसके ऊपर। तो आप में से एक बच्चा बोलता है सर 7% तो बैंक भी दे रहा है, फिर क्या फायदा आपके पास इन्वेस्ट करने का, आपकी कंपनी डूब भी सकती है, बैंक डूबेगा भी नहीं कभी। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, आप 7 अगर ऐसी बात कर रहे हो आप, तो मैं आपके लिए आपको 7.5% कर देता हूं। अब मैं बैंक से ज्यादा दे रहा हूं आपको, अब आप थोड़ा बहुत आप रिस्क लो, मैं आपको एक्स्ट्रा देने को तैयार हूं। चलो जी, बात फिक्स हो गई, आप मेरे पास पैसा लगाने को तैयार हो गए। लेकिन एक बच्चा और पूछ पड़ा सर सेकेंड ईयर में क्या दोगे। मैंने कहा सेकेंड ईयर में भी 7.5 दूंगा, फिक्स रेट है। कि सर अगर बैंक ने सेकेंड ईयर में 7.5 कर दिया तो फिर तो बराबर बात हो जाएगी, फिर आपके पास 5 साल के पैसा क्यों लगाएं, फिर तो बात वही पहुंच गई फिर से। एक बच्चा बोलता सर थर्ड ईयर का बताओ। मैंने कहा थर्ड ईयर का भी 7.5 ही है, मेरा तो फिक्स है। सर अगर बैंक ने 8% कर दिया तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट तो हमें बेकार लगनी शुरू हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सबको? मेरा पॉइंट Yes, क्या sir. है कि आपके पास एक ऑप्शन है, एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है बैंक के अंदर करना, और बैंक में पैसा बढ़ भी सकता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है। तो आप कह रहे हो सर आप 5.5-7% दोगे, हम तो फंस जाएंगे। कल को बैंक में 9-10 भी हो गया तो फिर तो आपके पास 7.5 एक बार लगा दिया, आप तो 5 साल तक वापस नहीं करने वाले। मैंने कहा हाँ, तो एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए एक फायदे की चीज लेके आते हैं। आप 7.5% लो, प्लस मैं लिंक कर देता हूं किसके साथ, बैंक रेट के साथ। मतलब अगर बैंक ने ½ % बढ़ाया है तो मैं भी ½% बढ़ा दूंगा, अगर बैंक ने 2% बढ़ाया है तो मैं भी 2% बढ़ा दूंगा। मतलब कि 7.5 तो फिक्स कर दिया, प्लस फ्लक्चुएटिंग भी कर दिया बैंक के साथ लिंक करके। फिक्स तो है ही है, साथ साथ फ्लक्चुएटिंग भी कर दिया, बैंक के साथ लिंक कर दिया कि भाई अगर पैसे बैंक ने बढ़ाए तो मेरे भी बढ़ जाएंगे। सर एक बच्चा बोलता है सर अगर बैंक ने 6% कर दिया तो अब क्या करूं बेटा, अब बताओ। सर 7.5 ही रहेगा क्योंकि वो तो फिक्स है। 7.5 7.5 तो फिक्स कर ही दिया, तो देखो आप यहां भी फायदे में हो। अगर बैंक कम भी कर देता है तो मैं 7.5 तो दूंगा ही दूंगा आपको। अब आपको मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर लग रही होगी, क्योंकि इसके अंदर आपको बढ़ के भी मिल रहा है, और अगर कम हो भी गया तब भी मैं आपको फिक्स तो देने ही वाला हूं। बात समझ में आई बेटा? फिक्स हाँ कूपन जी रेट सर। डिबेंचर। तो फिक्स कहने के लिए एक्चुअली में फिक्स प्लस फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग में आपका इंटरेस्ट अगर बैंक रेट के साथ लिंक्ड है तो ऐसा होता है, लेकिन सारी कंपनी नहीं करती है ऐसे। जिसको जरूरत होती है वो ही करता है ऐसे। रिलायंस काम ऐसा काम नहीं करेगी, रिलायंस कहती है मत कर, कोई और आके इन्वेस्ट कर देगा, मेरे पास तो बहुत लाइन लगी पड़ी है। तो वहां पर ये बैंक रेट से लिंक नहीं होता, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। और बेटा एक और जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है जीरो कूपन बॉन्ड्स, या फिर इसको बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। ध्यान सुनना, अच्छा पॉइंट है बेटा। मैंने आपसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज बोरो किया 3 साल के लिए, जिसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट है। मैं आपको हर साल के एंड में 10% के रेट से कितना कितना इंटरेस्ट देने वाला हूं, बोलो जी। 10 10 10, और 3 साल पूरे हो गए तो आपके और कितने पैसे वापस करूंगा, 100। तो अल्टीमेटली आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, 130। तो आप 130 माइनस 100 कितने रुपए अर्न कर रहे हो बेटा इंटरेस्ट के नाम पे, 30 रुपए। 10 10 10 30 रुपए। लेकिन अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि देखो ये ना हर साल का झंझट नहीं चाहिए, मैं ये हर साल की टेंशन नहीं चाहता, मैं आपको हर साल कुछ नहीं दूंगा, मुझे आपको हर साल ये इंटरेस्ट नहीं देना। अब आप बताओ, आपको 30 रुपए कमाने हैं तो किस तरह से कमाना चाहोगे? हर साल नहीं दूंगा, लेकिन 30 रुपए का बेनिफिट दूंगा, सर लेकिन लास्ट कैसे में दूं? दे दो जब पूरी रिटर्न आ रही होगी तब मतलब आज 130। 100 लेके लास्ट में 130 दे दूं, चलेगा? हाँ जी सर। बोलो बेटा, एग्री करते हो सब? बोलो भाई। सर कुछ बीच में दे दो, कुछ लास्ट में दे दो। नहीं, मैं बीच में कुछ देने के लिए मना कर दिया, मैं दूंगा ही नहीं। आपको लेना है तो एक साथ लो। क्या आपको 100 130 चलता है नहीं चलता है? क्या इसमें आपको फायदा है ऊपर वाले से या नुकसान है?
सर ऊपर के कंपैरेटिवली तो नुकसान है। यस, क्योंकि ऊपर वाले केस में पैसा पहले मिल जाता, अब पैसा मिलेगा लास्ट में, तो इसका मतलब आपका पैसा डिले होकर आपके पास पहुंच रहा है। आई बारी बात समझ में? अच्छा अब एक बात सुनो ध्यान से, आपको अल्टीमेट कितने का फायदा चाहिए? 30 रुपए का, है ना? यस सर। मैं आपसे आज कितने पैसे मांग रहा हूं? 100। यानी कि आपकी जेब से आज 100 रुपीज निकलेंगे, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं आपकी जेब से आज 100 ना निकलवा कर सिर्फ कितना निकलवाऊं? 70, तो बताओ आपकी जेब में आज ही कितना बच गया? 30 रुपीज। 30 रुपीज। और मैं आपको वापस कितने करूंगा? 100। 100। क्या मैं अब ये कह सकता हूं कि मैंने आपको 30 रुपए फर्स्ट डे ही दे दिए? यस सर। कहने का तरीका है कि मैं आपसे 100 रुपए लेता, 130 वापस करता। मैं काम करता हूं 100 लेता ही नहीं, मैं आपसे 70 लेता हूं, तो 30 रुपए आपको आज ही दे देता हूं। इसका मतलब जितना आप इंटरेस्ट कमाने वाले थे इन 3 साल में, यानी कि 30 रुपीज, मैं आपको उतना ही क्या दे देता हूं आज फर्स्ट डे? डिस्काउंट। सर बट लेकिन 70 के बाद आप हमें 100 ही तो दे रहे हो ना वापस। बट लेकिन एक बात बताओ, आपको 30 रुपए 3 साल के बाद मिल रहे हैं या फिर आज ही मिल गए फर्स्ट डे? सर आज ही और अगर मिले। 70 पे देखा जाए तो 3 साल के बाद ही मिलेंगे। आप 70 क्यों देख रहे हो? आपसे मैंने मांगे कितने थे? सर वैसे तो आप 70 ले रहे हो ना। तो फिर आप मुझसे अगर- इंटरेस्ट भी, फिर आप मुझसे इंटरेस्ट 70 पे लोगे या 100 पे लोगे? 70 पे। तो फिर तो आपका नुकसान ही हुआ, फिर तो और नुकसान हो गया फिर तो आपका। 100 फिर तो 100 777, फिर तो आपका इंटरेस्ट भी 21 ही बनता है। कहानी तो यही है ना कि मैंने आपसे 100 मांगे थे और 100 में से आपसे लिए ही 70, तो आपकी जेब में मैंने फर्स्ट डे ही 30 रुपीज छोड़ दिए। और अगर मैं आपसे 100 लेता तो क्या आपकी जेब में 30 रुपीज बचता? सर सर वो इंटरेस्ट तो 100 हमारा पे ही मिलेगा। हमारे पास रह गए ना। तो अब तो फिर आपका मर्जी, आपकी मर्जी है। फिर एक काम करो, आप 100 लेकर 130 बाद में लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो फायदा है इस चीज में। अगर हाँ हम जी। 70 दे रहे हैं तो इंटरेस्ट हमें 100 पे ही मिलेगा। यस, आपको तो एक बात बताओ ना, 100 रुपए का डिबेंचर आपको 70 में मिल गया, तो आपको कितने का फायदा हुआ? 30 रुपीज। 30 रुपीज। और 30 रुपीज किस हिसाब से निकला हुआ है? वही 10 10 10 10 10। ये तो आपको सोचना है कि आज आपकी जेब से 100 रुपए जाकर 130 मिले, या फिर आज आपकी जेब से 70 जाएं तो 30 रुपए आपने फर्स्ट डे कमाए, और इस 30 रुपए को कहीं और इन्वेस्ट करो और कमा लो। तो Okay, जितना इंटरेस्ट आप कमाने वाले हो, मैं आपको उतना ही डिस्काउंट देने वाला हूं। इसी को बोलते हैं डीप डिस्काउंट। डीप डिस्काउंट का मतलब जितना इंटरेस्ट है उतना ही मैंने आपको फर्स्ट डे ही डिस्काउंट अलाउ कर दिया। इससे आपके हाथ में फर्स्ट डे ही पैसा आ गया। अब इसको, अब ये काउंट करो, मैं 70 दिया, मेरे को 100 मिला। भाई आपको 70 तो देना ही नहीं था, आपको 100 देना था। 100 देने की जगह आप 70 देकर 30 रुपए फर्स्ट डे बचा लिया आपने। तो इसी को नाम देते हैं जीरो कूपन। जीरो कूपन मतलब जीरो इंटरेस्ट, हर साल जीरो इंटरेस्ट जाएगा। लेकिन डीप डिस्काउंट है, इतना डिस्काउंट है जितना आप कमाने वाले थे ना, वो फर्स्ट डे ले लो मुझसे। बोलिए जी। डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, यहां तक की बात क्लियर है? हाँ जी सर। तो जी ये आपका थियोरेटिकल पार्ट ओवर होता है। 6 केसेस हैं इसके अंदर, ये 6 केसेस में से कोई ना कोई 1 मार्क का, 2 मार्क का जो भी आपका बन जाता है। और ट्रू फॉल्स में क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव में आए या फिर जैसे 1 मार्कर में आए। नेक्स्ट क्लास से इसका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होगा। कोई डाउट है बता दो, और नहीं तो क्या क्लियर नाम है है, सर। सोनिया मैम से बात करें ना, बुक अब मेरे ख्याल सेंटर पे आ चुकी है, वहां से कलेक्ट भी कर लेना एक बार, बात सर कर ये लेना लेकिन शीट भेज पहले। देना। हाँ ये शीटें भेज देता हूँ, ठीक है। ओके सर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास सर में मिलते दोनों हैं। साथ में ही है डिबेंचर्स हाँ वाली भी? डिबेंचर शेयर्स कंबाइंड है दोनों, ओके सर। ठीक है जी। चलिए, लेकिन पहले मैम से बात करना, उसके बाद जाना। ओके सर। चलिए, ओके, बाय बाय। बाय सर।